यार मैं नीतीश, आप देख रहे हैं दर्पण और पलामू में, भाई दोनों साथ में है। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम नौमान अहमद है। मैं महफूज अहमद का बड़ा भाई हूँ। मेरा घर नाव बाज़ार है। मेरा छोटा भाई महफूज अहमद इस दुनिया को छोड़ चुका है। महफूज जी आपका छोटा भाई थे। पुलिस प्रशासन कैसे उनको उठाई, कहाँ से लेकर गई और उनको आज कब्र तक जाना पड़ गया? मेरे भाई महफूज अहमद को क्लिनिक चिकित्सक का काम करते थे, क्लिनिक चलाते थे। छतरपुर थाना के अंतर्गत एक भिखी गांव है जिसमें क्लिनिक चलाया करते थे। वहां से जबरन अपहरण करके चिंटू कुमार थाना प्रभारी मेरे भाई महफूज अहमद को और उनके मकान मालिक को उठाकर थाना में नाव बाज़ार लाए। लाते वक्त और थाना के अंदर उठाते वक्त जो मैं अपने भाई को आंखों से देखा, लेकिन डर इतना बना हुआ था सर कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके सामने आपका भाई को उठाया जाता है? नहीं, मेरे भाई को किसी के दूसरे के सामने उठाया जाता है। किसी परिचित आदमी मेरे भाई पर फ़ोन करते हैं कि अरमान अहमद, आपके भाई को कोई उठाकर ले गए हैं, पुलिस वाले थे, आप पता कीजिए। तो मेरे बड़े भाई मुझे नाव बाज़ार थाने में भेजते हैं देखने के लिए। एक भाई को छतरपुर भेजते हैं, इसलिए कि भिखी गांव जो है छतरपुर थाना के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादा तक शक लगा कि छतरपुर थाना प्रभारी ले गए होंगे, लेकिन वहाँ नहीं लिया जाता है। तो चिंटू कुमार थाना प्रभारी महोदय को मैं क्या देखता हूँ उनको कि एक सफ़ेद स्कॉर्पियो है, सीजी नंबर है, उससे मेरे भाई को उतार कर थाने के अंदर लेकर जा रहे हैं। और साथ में एक पुलिस वाले मोटा डंडा पकड़े हुए थे और साथ में पीछे एक बूढ़े आदमी उतर रहे थे। मैं तब देखा बूढ़े आदमी तो मैं पहचान लिया, ये तो मकान मालिक विष्णुदेव उरांव है। अच्छा, आपने पहचाना? विष्णुदेव उरांव। चले गए अंदर, तो मैं पहुंचा वहां तक तो क्या देखा कि थाने के अंदर ले गए। पूछा कि एसआई सुधीर कुमार थे कि आप मेरे भाई को क्यों लाए हैं? तो कह रहे कि कुछ पूछताछ के लिए लाया गया है, छोड़ दिया जाएगा। पहले से कोई उन पर संगीन अपराध या क्राइम, कुछ ऐसी घटना का पहले से थाना में कुछ केस उस था क्या? हमारे फैमिली तक ही नहीं, हमारे पूरे ख़ानदान में देखिए कहीं कोई क्रिमिनल पुराना रिकॉर्ड नहीं है। कोई थाने में ऐसा एप्लीकेशन दर्ज नहीं है जो हम लोग शिकायत के लायक हैं, बदमाश या किसी और अपराधी में शामिल हैं, ऐसा कभी नहीं है। ये पहला वाहिद है कि बगैर एप्लीकेशन के, बगैर रिकॉर्ड के, बगैर कहे हुए पुलिस अपहरण करके नाव बाज़ार थाना में चिंटू कुमार ले आते हैं और मेरे भाई को इतनी बर्बरता के साथ पिटाई करते हैं कि मैं क्या बयां करूं। मैं रोते रोते और मेरे दिल पे ऐसा छा गया कि मेरे आँख के आंसू सूख गए हैं और मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका है इन पुलिसकर्मियों से। इसलिए मेरा भाई को लाने के बाद जब भाई से 7 तारीख को हम मुलाकात करते हैं तो मेरा भाई 7 तारीख को सारा बयान मुझसे कहता है कि 1 तारीख को जब उठाया गया था, आपने देखा था, हमें कहता है कि हमें आप थाने के गेट पे खड़े थे तो मैं आपको देखा, इतना तक भी कहता है। उस वक्त देखा तो मेरे भाई ने कहा कि 1 तारीख के रात ही में लाते ही वक्त थाना लाने के बाद मेरे भाई मुझे चिंटू कुमार ने डंडे से मारकर हाथ तोड़ दिया। थाना में जाने के बाद जो यहाँ के प्रभारी होते हैं चिंटू जी, कि आपका भाई का पैर तोड़ देते, हाथ तोड़ते हैं। मेरे भाई को मार को कैसे पता चला? जब मैं रिम्स में पहुँचा तो रिम्स में इलाज के दौरान मुझसे बात किया। रिम्स नहीं, पहले तो ये बताइए कि थाना में आपको कैसे पता चला कि उनकी हाथ टूट चुका? हाँ, थाना में ऐसे पता चला कि मैं 3 तारीख को जब जा रहा था तो थाने पे कुछ भीड़ लगी थी। जी। तो सुबह का वक्त था, 3 तारीख को सुबह में किसी ने खबर दिया कि आपके भाई को कहीं ले जाया गया है, एक जीप से कहीं ले जाया गया है। थाना प्रभारी चिंटू कुमार मेरे भाई को लेकर गए हैं। तो मैं लेकर गया तो आएंगे ही। तो मैं थाने के गेट के बाहर खड़ा था तो मेरे भाई को जीप के पीछे वाले हिस्से में एक हथकड़ी लगाकर एक पुलिसकर्मी बैठी हुई थी। मैं थाने गेट पे पीछे अपने बाइक से पहुंचा तो मैं क्या देखा कि मेरा भाई थाने में उतर रहा है, चलने की अवस्था में नहीं है। एक हाथ में पूरे यहाँ से यहाँ तक बंडेज लगा हुआ है। तो मैं समझ गया कि हाथ तोड़ दिया गया है। अच्छा, बंडेज लगा। हाँ, तो हमें शक लगा, शक के मुताबिक कि कुछ गड़बड़ है, बहुत
पिटाई गया, मेरे भाई लगता है कि हाथ से बेहाथ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी भाई की सही सलामत नहीं हासिल किया जाएगा। हमें हकीकत यही लग रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का भी हाल यही है कि 1 से 2 दिन अगर थाने में रखा जाता है तो इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो हमें डर था कि बार बार मैं अपने परिजन से कहता था कि हमें डर है कहीं इनकाउंटर ना कर दे, मार दे पुलिस और दिखा दे कि अपराधी था, ये कोई चोर था। अपराध नहीं है फिर भी इनकाउंटर, ऐसे आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? इसलिए कि मेरे भाई को हाथ तोड़ दिया जाता है सर। अच्छा, हाथ तोड़ने के हाथ बाद तोड़ो नहीं जाता, मेरे भाई चलने की अवस्था में नहीं है, फिर भी मेरे भाई को आंख के सामने मिलाया नहीं जाता है। मैं देख रहा हूँ कि थाने में उतर के जा रहा है, हाथ टूटे हुए हैं, फिर भी कहता रहा कि तुम्हारा भाई है नहीं इस थाने में, तुम छतरपुर थाने में जाके कहो, तुम डाल्टनगंज तलाश करो। जब आप थाना में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको नहीं बताया जाता है कि आपका भाई यहाँ पे है? जी हाँ, लेकिन दूसरे मकान मालिक से जब मुलाकात होती है 1 तारीख को, कहते इसी थाने के अंदर मार पीट कर रखा गया है। तो हमें डर था कि मार पीट कर रखा गया है तो कहीं इनकाउंटर भी ना कर दिया जाए। जब मकान मालिक और आपके भाई महफूज जी दोनों साथ में थाने जाते हैं? हाँ, तो एक गाड़ी पर एक साथ थाने लेकर जाते हैं। आपको कब पता चला कि मेरी भाई की इतनी बुरी हालत है या हॉस्पिटल में है? मेरे भाई को हाँ, जैसे तो मैं देखा कि हाथ टूटा हुआ था 3 तारीख को यहीं पे, लेकिन उस समय हमें नहीं मालूम। तो 5 तारीख को CGM कोर्ट में, न्यायालय में हमने केस फाइल किया चिंटू कुमार के खिलाफ कि मेरे भाई को उठा करके लाए हैं, अपहरण कर लिया गया है। तो 6 तारीख को मेरे भाई को न्यायालय में पेश किया जाता है। हम लोग इंतज़ार में, मालूम नहीं है, कभी SP मैम मेरे माँ को बुला करके कहती हैं कि मेरे भाई को आपके लड़के को थोड़ा हड्डी टूटी है, हल्की हड्डी में खरोच है, लेकिन हड्डी चिंटू कुमार ने मार के तोड़ दिया है। ये किसने बोल रहा है? मेरे माँ को ये SP मैम रिश्मा रमेशन ने कही कि हड्डी हल्की टूटी खरोच आई है। ये SP माँ के, आपको माँ के बताया जाता है? वो कैसे, फोन पे कि वहीं पे नहीं, SP मैम अपने आवास में बुलाकर बताती हैं। अच्छा, ये मारपीट की सारी घटना यहाँ पर ही होता है और डाल्टनगंज में भी होता है? हाँ, मेरे भाई ने बताया कि 1 तारीख को 9 बाजार थाने में पीटा गया मुझे, जिससे हाथ टूट गया। मेरे भाई ने रिम्स में ये सारी बयान बताया। 2 तारीख को छतरपुर थाना मारते हैं जी, और 3 तारीख को SP कोठी में पैर बांध कर पिटाई होती है। इतनी जबरदस्त पिटाई होती है कि 1 तारीख को मेरा जब हाथ टूट गया, मैं रिश्मा रमेशन मैम से कहा कि मैम मेरा हाथ टूट गया है, मैं छोड़ दिया जाए। हम भाई बोल रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन मेरी बेरहम SP मैम मेरे भाई को इस कदर पीटते हैं कि 4 जवान को लगाकर पैर बंधवा कर पीटना शुरू करते हैं। जब मेरा भाई जब एकदम सुस्त पड़ जाता है, सिर्फ बोलता है, तो SP मैम आकर कहती है बदमाशी कर रहा है, ये चोट नहीं लगी है इसको। 4 जवान पीट रहा है, उसके बाद भी SP मैम ये झूठ बोल रहा है ये। और उसके बाद SP मैम सीने पे चढ़ती है, कभी पेट पे लात से मारती है जूता पहनकर, कभी प्राइवेट पार्ट पे मारती है, इसी तरीके से हाइड्रोसिल पर वार करती है। और जब मेरा भाई एकदम सुस्त हो गया, सिर्फ बोल रहा था कि मेरा हाथ टूटा हुआ है मैम, हमें छोड़ दीजिए, तो मेरे भाई को बाल पकड़कर बार बार ज़मीन में लड़ाना शुरू कर दी कि तुम ये बदमाश हो, कहो कि ये गुनाह किए, जबरदस्ती गुनाह आपने। कौन सा गुनाह वैसा उन्होंने किया था कि वो कबूलवाना चाहती थी? अब मैं बस 1 मिनट में एक चुटकुला जो होता है, चुटकुले के तरीके से मैं बयान करता हूँ कि अगर जिसको संविधान का कानून नहीं मालूम है तो उसको कुछ भी कर सकती है। जैसे कि 3 अंतर्राष्ट्रीयों को कहा जाता है कि तुम्हें विजेता बनाया जाएगा। एक होता है ना कि अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए ज़बरदस्ती अपराधी से उगलाया जाता है कि कहो कि हम चोर हैं, हम बदमाश हैं, हम ये काम किए हैं। 3 अंतर्राष्ट्रीयों को कहा जाता है तुम जंगल में जाओ। वही हाल मेरे भाई के साथ किया गया कि और तुमको शेर पकड़ कर लाना है और भालू से बचते हुए जाना है और शेर पकड़ कर लाना है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड के भेजा गया कि तुम शेर पकड़ कर लाओ, तो उन्होंने 1 घंटा के अंदर शेर पकड़ कर ला लिया। उसके बाद दूसरे जब अमेरिका वाले को भेजा जाता है तो अमेरिका वाले 45 मिनट पकड़ कर लाते हैं। जब इंडिया वाले को भेजा जाता है जंगल में, वो जाते हैं तो फिर वापस ही नहीं आते हैं। जिन्होंने विजेता देने के लिए, प्रमोशन देने के लिए उनको कहा था, वो जाते हैं खोजने का कि किस बात के लिए वापस नहीं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक भालू को पकड़ कर रखा है और भालू को खूब पिटाई कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि यार तुम मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा, हमें शेर पकड़ कर लाना था, तुम भालू को पीट रहे हो। तो इंडिया वाले सिपाही क्या कह रहे हैं मालूम है कि अभी कुछ ही देर में तुम खामोश रहो, कुछ ही देर में ये भालू बोलेगा कि मैं ही शेर हूँ। तो मेरे भाई को ज़बरदस्ती इसलिए पीटा गया, कहो कि मैं ही गुनाहगार हूँ, आतंकवाद हूँ और पीटा गया चोर हूँ, इस वजह से पिटवाने के लिए। लेकिन मेरे भाई हक पर था
हक को नहीं छोड़ा। ये कहते रहा मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैं चोरी करने नहीं गया हूँ, बार बार कहता रहा और पिटाई करती रही। और कुछ साजिश तो हमें लग रहा है। एमएमसीएच में आपका भाई को कब भर्ती कराया गया था, आप लोग कब पता चला? एमएमसीएच में रिपोर्ट के मुताबिक 4 मार्च को भर्ती कराया गया था, जो इसमें है देख सकते हैं। 4 मार्च को भर्ती कराया गया था, लेकिन हमें मालूम चला कि 6 मार्च लगभग 10 बजे जेल से निकाल कर शिफ्ट कराया गया। 6 मार्च को झूठे केस में फंसाकर मेरे भाई को जेल भेज दिया जाता है। 6 मार्च को जब भेज दिया जाता है, 10 बजे रात को हम लोग घर वापस आते हैं, यहाँ से दूर पड़ता है। तो हम लोग वापस आते हैं किसी तरीके से साधन उधन करके, गरीब आदमी क्या करे, किसी तरीके से आते हैं। का भाई महफूज है, कौन लगता है, कहाँ है वो? तो मेरे बड़े भाई जवाब देते हैं कि मेरा भाई महफूज अहमद है, उसको आज ही लगभग 5-6 के बीच में हमने जेल में शिफ्ट किया है। तो उसके बाद बोलते हैं कि ऐसा है, ठीक है आप जेल में भेजे थे, लेकिन तुम्हारा भाई महफूज का बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब जेल से फोन आता है? मैं जेलर बोल रहा हूँ, जेल से फ़ोन आता है कि मैं जेल से बोल रहा हूँ। अब जो भी फ़ोन किए हो ये हमें तो हम देखते नहीं, तो गए नहीं थे, लेकिन फ़ोन के मुताबिक कि जेल से फ़ोन आता है। तो मैं अपने गाड़ी से किराए पे करके मैं फ़ौरन भागता हूँ। 11 बजे रात में मैं जब पहुँचने वाला था, तो उससे पहले मैं एक भाई को भेज चुका था जो वहाँ पे रहता था, एक रिश्तेदार को। हाँ से तो उसने बताया कि हाँ यहाँ महफूज भाई यहाँ पे हैं और उनका इलाज चल रहा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, बोल नहीं रहा है। और हमारी एक मौसी हैं, वो भी जाती हैं तो देखती हैं। तो फिर 11 बजे लगभग हम लोग पहुँचते हैं। तो उस वक्त मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया, वीडियो भी अपने मोबाइल से बनाना शुरू किया, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मैं भाई से पूछा क्या हाल है, बोला ठीक है, धीमी आवाज़ में धीमी गति में बोला। मैं नज़दीक पहुंचा तो देखा कि एक ऑक्सीजन लगा हुआ है दोनों नाक में, सांस ले रहा है, बोल नहीं पा रहा है। मैंने बुलवाने की कोशिश की कि भाई कुछ तो कहे, लेकिन बताया तो उनको होश आया तो बताएं कि हाँ कुछ इंजेक्शन लगा था अस्पताल में, कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ जेल में लगा था। इस तरीके से मैं सारा बयान। उसके बाद मैं पूछा कि आज शाम को 6 तारीख को तुम कोर्ट गए थे क्या? तो सोचने लगता है, कुछ जवाब नहीं देता है, बोल नहीं पाता है कि कोर्ट, तो उनको कोर्ट ही समझो, कोर्ट क्या होता है, वो हवास में था ही नहीं। तो मेरे एक मौसी हैं, खाला हैं, हम लोग खाला कहते हैं। तो खाला पूछती हैं कि बाबू हमको तुमने देखा था अपने ममता भरी आवाज़ में, आज हम जब अस्पताल में तुमको लगभग 12-1 के बीच में तुम अस्पताल में आए थे दिन में 6 तारीख को, तो तुमने दिन में देखा था? तो बोले नहीं, आप कहाँ थी, आप लोग आ ही नहीं थे, कहाँ थे? बोल तो पा ही नहीं रहा था कि हम जिस तरह बोलो उस तरह बोल ही नहीं पा रहा था। तो इसी बीच हमने, वो खाला चुप हो गई, वो अफसोस करने लगी, अरे हम सामने थे फिर भी नहीं पहचाना तुम। मतलब कोर्ट में खाला थी? कोर्ट में नहीं, ये सदर अस्पताल में थी। हमने भेज कर रखा था कि मेडिकल के लिए वहाँ जाएगा, आज चालान हो। एसपी मैम बता रही थी कि आज मेरे अम्मी से बताई कि चालान हो जाएगा भाई को, ठीक है। तो कोर्ट में हमने भेज के रखा था कि खाला मिल लीजिएगा, क्या हाल है मेरे भाई को। तो वहाँ पे देखी तो फिर हमने पलट कर जवाब सवाल किया कि भाई कोर्ट में हमको तुमने देखा था? तो बोला कि नहीं आप कोर्ट आए थे, हम नहीं, दिन में तो नहीं, हमको याद नहीं कहाँ पर। बहुत तरीके से तो हम समझ गए, पहचान नहीं पा रहा था। बोले आज आप लोग आए हैं, इतना तो हम पूछने लगे। मेरा भाई कुछ और कहने वाला था, राज की बात बताने वाला था, लेकिन वहाँ पे लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी मौजूद थे, राइफल ले लेके, कुछ डंडे लेके मौजूद थे। हमको हटा दिया गया, हटो ये सब पूछने की क्या जरूरत, हटा दिया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये भी है। एमएमसीएच में हम तो उस समय आपको पुलिस प्रशासन हटा दिया, बाहर कर दिया। पुलिस बोले हटो ये सब नहीं पूछने की बात है, इसकी तबीयत खराब है, ये सब पूछ रहे हो तुम। बहुत सारी बात कहा जो हम सुन भी नहीं पाए, सारे एक साथ बोले तो किसकी आवाज़ को सुने। हटा दिया जाता है, उसके बाद रेफ़र कर दिया जाता है। कब रेफ़र होता है यहाँ एमएमसीएच से रांची के लिए? रेफ़र तो मेरे नज़र में 7 तारीख को 1 बजे रात में AM में होता है जी, समझे, 7 तारीख को। लेकिन जब वहाँ हम रिम्स पहुँचे तो एक पर्ची पर वहाँ 4 तारीख को हमने रेफ़र देखा। 4 तारीख को रेफ़र देखा? हाँ, हमने 4 तारीख को रेफ़र देखा। तो हम 4 तारीख को रेफ़र देखा, रेफ़र कागज़ लगा हुआ है जी, समझे। तो 4 तारीख को रेफ़र देखा तो हम यही सोचे
कि हमारे भाई को तो 7 तारीख को रेफ़र किया गया था, लेकिन 4 तारीख को कैसे रेफ़र किया गया। तो फिर हमने गौर किया कि एक कागज़ मेरे पिताजी के पास मिला था, वो कागज़ भी मेरे पास मौजूद है जी। तो उसमें 6 तारीख को फिर से रेफ़र लिखा था कि रेफ़र कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत यही होती है कि जब एक पर्ची मेन डॉक्टर के पास सर्जरी डिपार्टमेंट में पड़ी होती है, उस पर्ची में ये 4 तारीख को रेफ़र किया हुआ था। तो मैं इसी कशमकश में मेरा दिमाग घूमने लगा, चकराने लगा, आखिर कैसे कि मेरे भाई को 6 तारीख को झूठे केस में, जब मेरे भाई पाकी भी नहीं गया था, पाकी से कारी माटी घाटी में चोरी का योजना बना रहा था, या तो उस वक्त वहाँ मौजूद था, या 4 तारीख को जब रेफ़र किया जाता है या तो बेड पे था, या रांची के रास्ते में होगा, या तो रिम्स के बेड पे होगा। और उसके बावजूद ये झूठे आरोप लगाकर 6 तारीख को कैसे कारी माटी घाटी में हो चोरी की योजना बना रहा है। मैं यही कशमकश में हमको दिमाग को चकराने लगता है। 4 तारीख को मेरा भाई को सीरियस है, एडमिट है, और रेफ़र कब किया जाता है आप लोग को मालूम है, सरकार को मालूम है, जब इस अस्पताल में आपके इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या मेरे जो मरीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है, तभी रेफ़र किया जाता है, तभी तो रेफ़र किया होगा। तो आपने 4 तारीख को रेफ़र किया था इलाज के लिए या चोरी के लिए रेफ़र किया था? मैं सरकार से यही सवाल कर दूँगा कि इलाज के लिए आपने रेफ़र किया था कि कारी माटी घाटी में चोरी करने के लिए? अगर ले गए तो वहाँ का भी आप लोकेशन दिखाइए। कारी माटी में आप पकड़ कर ला गए हो थाना, डायरेक्ट तो आप जेल दिए नहीं होंगे, पकड़ के थाना लाए होंगे। पाकी थाना में हमारे भाई का मोबाइल का ट्रेस करके दिखाइए, लोकेशन दिखाइए कि लोकेशन है कि नहीं है। मेरे भाई का CCTV फुटेज दिखाइए पाकी थाना के। यहाँ पे पाकी थाना के थाना प्रभारी भी गुनहगार है, या तो वो बदमाशी हम परिजनों के साथ किया मेरे भाई के साथ, या SP महोदय के दबाव के कारण किया, ये तो जवाब वो खुद दे सकते हैं। कितने दिनों तक रांची इलाज चला आपका भाई का? मेरे भाई को तकरीबन 7 तारीख से 23 तारीख तक इलाज किया गया। इलाज के माई से डाल्टेगंज जब भाई रांची रिम्स के लिए आ रहा था, उस वक्त मैं अपने भाई को साथ था। आप ही साथ थे? हाँ, साथ मैं ही था शुरू से आखिर तक, लेकिन डाल्टेगंज से रांची तक साथ में बैठाया नहीं गया। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई की हालत ख़राब है, कहीं पानी देना हो, कभी दवा देना हो, कभी उठाना हो, बैठाना हो, इसलिए कि पुलिस के मार से मेरा भाई इतना डरा हुआ था। तकलीफ़ थी, लेकिन तकलीफ़ को कहता नहीं था। मैं सोचा कि मैं बैठ जाऊंगा साथ में तो कुछ तो तकलीफ़ बयान करेगा। तकलीफ़ दूर करने वाला तो अल्लाह ईश्वर है, हम तो दूर करने, लेकिन एक इंसान ज़रिया बनता है। तो हम ज़रिए सोचे बैठने के लिए। बार बार पुलिस अधिकारी से जो कमान काट कर ले जा रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने बैठने नहीं दिया। लेकिन उस वक्त से रांची तक बैठने नहीं दिया। रांची पहुंचने के बाद 10 बजे से जब तक इलाज शुरू, 8 बजे पहुंच गए थे, 10 बजे से मेरे भाई का इलाज शुरू हुआ। इलाज करने तक, डेथ बॉडी तक, पोस्टमार्टम से पहले तक मैं अपने भाई के साथ रहा। पुलिस वाले भगा भी रहे थे कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन कुछ डॉक्टर हमदर्द होते हैं, कुछ डॉक्टर ने कहा रहने दीजिए, आप मत भगाइए। इलाज जो वहाँ हो रही थी उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार तक मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि इलाज से संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर ने इलाज तो सही किया, लेकिन कुछ डॉक्टर ने या तो पैसे के लालच में आकर, या SP महोदय रेशमा रमेशन के दबाव में आकर, या जो 3-4 थाने के थाने प्रभारी वहाँ पे पड़े थे, उनके दबाव में आकर उन्होंने मेरे भाई के इलाज में कमी किया। इलाज किया, लेकिन इलाज में कमी किया, और जब देखा कि अब ये ज़्यादा सीरियस हो गया, तो मेरे भाई को हमें जानकारी के मुताबिक हमें ऐसा शक लग रहा है कि मेरे भाई को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इसका सबूत वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इसलिए जब मेरे भाई 7 तारीख को पहुंचता है, सुबह 10 बजे इलाज शुरू करना डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, मेरे भाई को जिस्म से सारे कपड़े उतार देते हैं। हमसे खुद करके मैं अपने हाथ से भाई के सारे कपड़े दिए गए। मैंने उतार दिया तो मैं क्या देखा, तो मैं हक्का बक्का, मेरे ज़बान बंद हो गई, आँख
बंद होने लगी, आँख के आंसू चलने लगे, आँख के आंसू रोते रोते ख़त्म हो गए। मैं क्या बयां कर सकता हूँ। एक भाई का दर्द भाई कहता है इस्लाम में। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन के अब्बास अलमबरदार जैसे जब गाजी का शहीद हुआ था, हज़रत इमाम हुसैन ने कमर पकड़ कर बैठ गए थे। कैसे आज जब मेरा भाई शहीद हुआ तो कमर टूट गया। ठीक उसी वाक़या को मैं उसी तरीके से हमें याद आने लगा वो करबला के मैदान आज भाई का। लेकिन मैं क्या बयान करूं। लेकिन जब मेरे भाई का जिस्म से कपड़ा उतारा गया तो मेरे भाई के जिस्म पे लगभग 2000 से ज़्यादा डंडे के निशान बने हुए थे। और मेरे भाई को पीठ से लेकर हर दोनों हाथ के पीछे हिस्से में, पीठ पे, चूतर पे, जांग पे, पैर पे इतना मारा गया कि काले निशान का वीडियो भी उसका है, रिकॉर्डिंग है। सरकार से क्या मांग करेंगे कि आपके भाई को मारा गया, उन पदाधिकारियों, उन पुलिस अधिकारियों के लिए आप क्या मांग करेंगे? अब तो दुनिया में आपके भाई नहीं रहे, पर उनको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करेंगे सरकार से? न्याय दिलाने जिस तरह मेरे भाई से के साथ किया गया, सरकार से ही मांग है। हम लोग 4 भाई और बचे हैं, हमें डर है इसलिए कि पुलिस का इतना अपराध बढ़ चुका है कि मेरा भाई हमारा घर नावा बाज़ार थाने में पड़ता है और मेरा भाई जो काम करता था क्लिनिक में वो छतरपुर थाने के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर मेरा भाई कुछ गलती किया था या उठाना था या पूछताछ करना था तो ये छतरपुर थाना को उठाना चाहिए था, छतरपुर थाना। लेकिन छतरपुर थाना प्रभारी और चिंटू थाना प्रभारी और सुधीर कुमार ने आपस में बात किया और कहा कि आप उठा कर ले जाइए, इसलिए कि इसको ज़िंदा नहीं रखना है। इसलिए कि हमें धमकी भी दिया गया, वो भी मैं बताऊंगा। और ज़िंदा नहीं रखना है और गुंडई के तरीके से अपहरण करके छतरपुर स्थित क्लिनिक से मेरे भाई को अपहरण करके चिंटू कुमार और एसआई सुधीर कुमार नावा बाज़ार थाना में ले आते हैं और उसके बाद इतने पिटाई करते हैं कि आज कल मेरे भाई को सुपुर्द खाक किया गया और इलाज करते समय कुछ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मेरे भाई को 23 तारीख को मार दिया। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि हम लोग 4 भाई बचे हैं तो किसी तरह जब दूसरे थाना दूसरे गांव में जाकर उठा सकती है तो हमें डर है हमें किसी और को भाई को पुलिस इनकाउंटर मार सकती है, फंसा सकती है, झूठे केस में फंसा सकती है, अपहरण कर सकती है। सरकार से ही हमें हिफाजत चाहिए। और मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, हम यही सरकार से किसी अन्य परिवार से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें घर की हिफाजत चाहिए, घर को महफूज, घर के परिवार को हमें हिफाजत सरकार से मांग है, हमें हिफाजत करें। और सरकार से मांग है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर से हमें दे और एक सदस्य की नौकरी जिसकी एस मोहम्मद याकूब साहब ने जो आए थे एसआई जैसे वरीय पदाधिकारी हैं जो उनका रिकॉर्ड है, यहाँ पे देखिए उनका साइन है। आईपीएस एस मोहम्मद याकूब आए थे, वो अपनी जिम्मेदारी पर लिए हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि एक सदस्य की नौकरी दिलवाऊंगा और 1 करोड़ रुपया मुआवजे के तरीके से दूंगा। और सरकार से ही मांग है कि हमारी सीबीआई जांच की जाए ताकि मेरे भाई का डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, एसपी मैम हो या एसपी कोई भी पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी हो, एसआई सुधीर कुमार हो, जहाँ जहाँ मेरे भाई को सताया गया